नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। इन दिनों बिहार में सवाल जवाब की सियासत जोरों पर है। बात चाहे सत्ता पक्ष की हो या फिर विपक्ष की, दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है। कभी विपक्ष 15 साल का हिसाब सत्ता पक्ष से मांग रहा है, तो कभी बीते 2 साल में बिहार को बदहाल बनाने का आरोप राज्य सरकार पर विपक्ष लगा रहा है। इधर सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को उनके कार्यकाल को लेकर आईना दिखाकर और अपने सरकार का बचाव करते नजर आते हैं। 2 वर्षों में बिहार का बंटाधार हो गया। 2 साल बुरा हाल, ये कहना है बिहार के विरोधी दलों का। आरजेडी और कांग्रेस इसी स्लोगन के साथ राज्य सरकार पर हमला बोल रही है। और तो और आने वाले दिनों में बीते 2 साल के दौरान राज्य सरकार की ओर से बरती गई खामियों को लेकर एक रिपोर्ट भी जनता के बीच जारी करने की तैयारी है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी एक सुर में कह रही है कि वर्तमान सरकार ने बिहार को बदहाल बना दिया और कानून व्यवस्था चौपट हो गई। 2 वर्षों में बिहार का बंटाधार हो गया। एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, थोक भाव में पार्लियामेंट के चुनाव में बिहार की जनता ने सांसद एनडीए के चुन करके भेजे दिल्ली। बिहार की जनता को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, खाली हाथ। अब राजनीतिक बयानबाजी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उनके मंत्रियों के बयान आ रहे हैं तो वो चुनाव को 15-20 साल पहले ले जाना चाहते हैं, लेकिन यह चुनाव तो पिछले 5 साल के सरकार के क्रियाकलापों की समीक्षा को लेकर होगी। जनता मूल्यांकन वर्तमान सरकार की करती है। आरजेडी और कांग्रेस के इस हमले का जवाब बीजेपी और जेडीयू भी कुछ इस अंदाज में दे रही है। जेडीयू नेता संजय सिंह कहते हैं कि जिनके शासनकाल में बिहार बर्बाद हो गया था, वो हमें आईना ना दिखाएं। जब बिहार में त्रासदी होता है तो विपक्ष के नेता प्रवासी हो जाते हैं। आज 2 साल का हिसाब मांगने के पहले इनको सोचना चाहिए, बोलने के पहले। हमारे नेता बोलते नहीं हैं, काम करते हैं। जो लोग का अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड इतना गंदा हो, जो लोग का ट्रैक रिकॉर्ड गंदा हो, जिसका इतिहास गंदा हो और जिसका भविष्य में भी कहीं कुछ दिखने वाला नहीं है, और वर्तमान में भी जब वो आपदा के समय में भी राजनीति ही करता हो, उसके रिपोर्ट कार्ड का कोई मतलब जनता के बीच में नहीं रहता है। बहरहाल राज्य की जनता किसके साथ खड़ी है और किसके खिलाफ, इसका फैसला बिहार विधानसभा चुनाव के बाद हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो इन दिनों बिहार की सियासत जनता के ज्वलंत मुद्दों के बजाय सिर्फ सवाल और जवाब के इर्द गिर्द घूम रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। उधर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जैसे ही बिहार के तमाम विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बिहार की सियासत गर्म हो गई। विरोधियों ने ओवैसी के बहाने सत्ताधारी दल पर आरोप लगा दिया, ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता दिया। MIM की इकाई बिहार ने फैसला किया है कि हम इस वक्त पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे। हमने अपनी मरकजी क़यादत से मशवरा कर लिया है। इस वक्त हमने बिहार के 22 अजला के लिए 32 नशिस्तों का हमने ऐलान किया है। AIMIM के इस ऐलान ने बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल को और तेज कर दिया है। ओवैसी की पार्टी के इस कदम से बिहार में महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभी तक बिहार में मुस्लिम वोटरों का झुकाव आरजेडी और कांग्रेस की तरफ रहता आया है, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने किशनगंज विधानसभा सीट जीतकर कांग्रेस और आरजेडी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ओवैसी का पड़ने वाला नहीं है, वो संयोग है कि एक किशनगंज से चुनाव जीत गए। यहाँ ओवैसी के कहीं कोई ये नहीं है, जनाधार नहीं है, और जो भी अल्पसंख्यक का वोट है, माइनॉरिटी का वोट है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ वो वोट है। इस बार का चुनाव आर पार का चुनाव है। एक भी अल्पसंख्यक मतदाता ऐसा मतदान नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक पार्टी को लाभ मिल जाए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हार का मार्जिन कुछ हजार वोटों का होता है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों का बिखराव महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकता है। लोकतंत्र में किसी भी दल को, किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और जो चुनाव आयोग देखता है तो दल का मतलब कि वास्तव में उनके पास जो सरकार का मैंने चुनाव आयोग को जो रहता अनुमति रहती है, उसके आधार पर दलें चुनाव लड़ती जाकर के, ये देखना उनका काम है। फिर व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं जाकर के, आज़ादी है, लोकतांत्रिक देश हमारा जाकर के। जब चुनाव का समय आता है तो ऐसे तमाम पॉलिटिकल पर्सनालिटी और पॉलिटिकल पार्टीज नजर आने लग जाते हैं जो पिछले 5 साल तक बिहार में कहीं नजर नहीं आए। तो अब इनका क्या है?
जाति और धर्म के कॉकटेल को लेके चुनाव में उतर जाएंगे। पर ये भूल गए हैं कि अब बिहार 90 के दौर का बिहार नहीं रहा कि जाति, धर्म, एम, वाई या किसी समीकरण के नाम पे वोट करें। बहरहाल सूत्र ये भी बताते हैं कि ओवैसी की पार्टी आने वाले समय में एनआरसी, सीएए जैसे मुद्दे को और गर्माकर मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश करेगा। ये वही मुद्दे हैं जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय में बेहद नाराजगी है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। और अनुसूचित जाति जनजाति के हक में आवाज बुलंद कर इसकी क्रेडिट लेने की होड़ इन दिनों बिहार में मची है। बिहार विधानमंडल में अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले सदस्य दो खेमे में बढ़ चुके हैं। एक खेमा जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी और हम पार्टी से आने वाले अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों की है, तो दूसरी आरजेडी की। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले आरजेडी के तमाम विधायकों ने प्रदेश कार्यालय में बैठकर विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का गठन कर दिया और आरक्षण के लिए लड़ाई का ऐलान किया। आई गई है अनुसूचित जाति जनजाति विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति। हम लोगों ने एकत्रित होकर हमारा जो आरक्षण जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है, इस आरक्षण पर हम लोगों ने चिंतन और मंथन करने का काम की है। लालू फैमिली की बेनामी संपत्ति के मालिक तरुण यादव की खोज हो चुकी है। खुद लालू परिवार की तरफ से साफ किया गया है कि तरुण तेजस्वी यादव हैं। मंत्री नीरज कुमार अपने आरोपों पर डटे हैं कि जायदाद का फर्जीवाड़ा हुआ और ऐसे में चुनावी साल में बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो चली है। बिहार में लालू फैमिली की बेनामी संपत्ति के मालिक जिस तरुण यादव की चर्चा गुरुवार से हो रही थी, वो मिल गया है। तरुण कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ही हैं। तेजस्वी की बड़ी बहन मीसा भारती ने न्यूज़ 18 से फोन पर बातचीत में साफ कहा, तरुण तो हमारा तेजस्वी है जो उसके घर का नाम है। पटना की सड़कों पे इन लोगों ने हमारी प्रॉपर्टी का बैनर लगाया। अरे क्या दिखा रहे हो? घर के लोग और जो करीबी लोग हैं वो सिर्फ तरुण टुटू के नाम से उसको जानते हैं, बाकी लोग उसको तेजस्वी प्रसाद के नाम से जानते हैं। तेजस्वी ही तरुण यादव? बिल्कुल, तेजस्वी ही तरुण यादव, सॉरी तरुण यादव ही तेजस्वी है। मीसा के बयान के बाद आपको आज से 18 साल पहले फ्लैशबैक में लिए चलते हैं, जब एक टीवी शो में पूरी लालू फैमिली शरीक हुई थी और तब बच्चे रहे तेजस्वी ने अपना परिचय तरुण के रूप में ही दिया था। सुनिए। आई एम तेज। हाँ। तो खूब तेजी के साथ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th स्टैंडर्ड। Hi, I'm Tarun. I'm studying in class 7. Hi, I'm Tarun. I'm studying in class 7. Hi, Tarun. Very nice to meet you. मंत्री नीरज कुमार के आरोपों के 24 घंटे बाद तेजस्वी रांची में मीडिया के सामने आए। कहा, नीतीश जी को सब कुछ पता है, वो जानते हैं कौन तेजस्वी है और कौन तरुण। ऐसे जैसे एक छोटा सवाल कि क्या आपके बचपन का नाम तरुण कुमार यादव है? आप एक बात पूछिए ना, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो काश नीतीश कुमार जी से जाके पूछ ले, जवाब मिल जाएगा। अरे भाई वो सामने आए ना, नीतीश जी को तो सब पता है। नीतीश जी आए और पूछे, बताएं किसी और के कंधे से बंदूक क्यों चलाना, और कौन क्या है नहीं है, अब हम लोगों को बार बार क्लैरिफाई करना पड़ेगा। इधर नीरज अपने आरोपों पर डटे हैं। नाम के फर्जीवाड़े में संपत्ति छिपाने का आरोप लगा रहे हैं और जमीन के कागजात भी दिखा रहे हैं। कहाँ हलफनामा? जब जमीन का अपने अद्यतन रिकॉर्ड ही नहीं बनवाया, कहाँ हलफनामा? एफिडेविट कहाँ है वो? भाई ये रजिस्ट्री ऑफिस का दस्तावेज है, ये दस्तावेज है, इसमें लिखा हुआ है तेज प्रताप यादव, तरुण कुमार यादव, फादर्स नेम यही लिखा हुआ है, तो ये कहाँ दस्तावेज? तो लालू फैमिली की ओर से दी गई सफाई से बेनामी संपत्ति का सच सामने आ चुका है। मतलब तेजस्वी यादव के नाम से ही संपत्ति खरीदी गई थी। जेडीयू के आरोपों में दम, क्योंकि नाम की हेराफेरी की गई।
लाखों करोड़ों की संपत्ति के बेनाम मालिक बने रहे तेजस्वी यादव। जाहिर तौर पर लालू फैमिली पर बेनामी संपत्ति के वार और पलटवार ने बिहार के चुनावी मौसम के तापमान को अचानक बढ़ा दिया है। ऐसे में राजनीति से ज्यादा एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही सियासतदान जुटे हैं। वैसे जनाब, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा और पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और लालू फैमिली के खिलाफ बेनामी संपत्ति पर वार पलटवार के बीच न्यूज़ 18 आरोपों के घेरे में आए दस्तावेजों की पड़ताल गोपालगंज के निबंधन कार्यालय जाकर की। डॉक्यूमेंट्स की सच्चाई की पुष्टि खुद रजिस्ट्रार ने की और बताया कि 1993 में तेज प्रताप यादव के साथ तरुण यादव के नाम से जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी, जो बिल्कुल सही है। यही नहीं, लालू फैमिली की ओर से 1993 से लेकर 2003 तक गोपालगंज में जमीन के कई प्लॉट की रजिस्ट्री भी कराई गई थी। हालांकि सवाल जब तेज प्रताप और तेजस्वी की उम्र को लेकर किए गए तो रजिस्ट्रार ने बताया कि तब जमीन की रजिस्ट्री का काम कंप्यूटर से नहीं होता था, लिहाजा नाम और उम्र के लिए कागजातों की डिमांड भी तब नहीं होती थी। कोई व्यक्ति बालिग है या नाबालिग है, इसकी जानकारी उस दस्तावेज में दर्ज उनकी उम्र से ही लगाया जा सकता है। और कंप्यूटराइजेशन निबंधन कार्यालयों में शुरू करने के पूर्व इस बात को कि उम्र दर्ज की जाए कि नहीं दस्तावेज में, इसकी अनिवार्यता नहीं थी। लेकिन जब से सिस्टम लग गया है तब से उम्र लिखना पक्षकार की उपस्थिति अनिवार्य हो गई है। तो उस समय जो तरुण यादव का जो नाम जिक्र किया गया है, अभी उनका नाम तेजस्वी यादव है, इसमें क्या हो सकता है? ये तो कार्यालय नहीं बता सकता है। अब तरुण तेजस्वी हो गए, ये कार्यालय का मैटर नहीं है जी। और देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं और इस बीच अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, बैठक करने वाले हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पीएम मोदी 2 दिन लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जो 16 जून और 17 जून को होगी। दोनों ही दिन पीएम मोदी की राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोपहर के 3 बजे से शुरू हो जाएगी। 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे जहां कोरोना की रफ्तार धीमी है। इनमें पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं। 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जिन्हें राज्यों में कोरोना की रफ्तार काफी ज्यादा है। 17 जून को पीएम मोदी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। तो कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मास्क लगाना बेहद जरूरी है। ऐसे में मास्क के बहाने एनडीए के घटक दल वोटरों तक पहुंच रहे हैं और लोगों के बीच मास्क बांट रहे हैं। वहीं विपक्ष इसे लेकर तंज कसता दिख रहा है। कोरोना संकट के बीच इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। वर्चुअल रैली के जरिए सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार का मन बना लिया है। ऐसे में वोटरों तक पहुंचने के लिए एनडीए के घटक दल बीजेपी और एलजेपी सिंबल लगे मास्क को बांटने में जुट गई है। जिस जरूरतमंद को मास्क लेने में, खरीदने में कठिनाई है, उसको हम लोग मास्क देने का काम कर रहे हैं। 15 से 20 हजार मास्क हम लोग बांट चुके हैं और टारगेट कुछ नहीं है। जितना मास्क लगेगा, 50 हजार भी लगेगा तो हम लोग 50 हजार बांटेंगे, 1 लाख लगेगा तो 1 लाख बांटेंगे। कोरोना काल में वोटरों के बीच बीजेपी के मास्क वितरण को देखते हुए घटक दल एलजेपी भी उन्हीं की राह पर चल पड़ी है। घर घर मास्क पहुंचाने की इस पहल को एलजेपी सामाजिक सहायता और चुनावी शंखनाद मान रही है। एलजेपी ने भी 10,000 मास्क बनाने का ऑर्डर दिया है। हर घर में जिस तरह से हमारा मास्क पहुंच जाए, हमारा सिंबल पहुंच जाए, इस हिसाब से कि बीमारी के समय में भी एक तरह से सामाजिक सहायता भी हुआ और हमारा जो है सो चुनावी शंखनाद भी यह होगा। वहीं बीजेपी और एलजेपी के मास्क बांटे जाने पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए इसे अनैतिक बताया। साथ ही लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किए जाने की भी बात कही। लोगों को मास्क बांट करके और उसमें चुनाव चिन्ह सहित चुनाव चिन्ह दे करके, यह तो सबसे बड़ा घृणित काम हो रहा है, सबसे बड़ा अनैतिक काम हो रहा है।
चुनावी गतिविधियों के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में सिंबल लगा मास्क बांटे जाने पर विपक्ष को कोरोना काल में एक नया मुद्दा मिल गया है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट। तो धीरे धीरे ये साफ होता जा रहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव 2020 अपने नियत समय पर ही होंगे। शुक्रवार को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूबे के सभी डीएम एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, कई दिशा निर्देश दिए। निर्वाचन आयोग ने बताया कि सभी डीएम और एसपी को अपने कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार करने को कहा गया है। बिहार के द्वारा सभी बिहार के सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है, जिसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई है। सर्वप्रथम ईवीएम और वीवीपैट्स के संबंध में समीक्षा की गई। M1 मॉडल के जो मशीन भेजे जाने थे बेल और ECIL को, वो भेज दिए गए हैं। M2 मशीन को अलग रख दिया गया है, उसकी व्यवस्था डीएम के द्वारा की गई है। उधर राज्यसभा सांसदों की एक साथ बहुत सारी ट्रेनों में बुकिंग करवाने की शिकायतों के बाद राज्यसभा सचिवालय ने नियमों में बदलाव कर दिया। राज्यसभा सचिवालय ने पाया कि कई सांसदों ने ये रूटीन बना रखा है कि एक ही दिन में यात्रा करने के लिए वो कई ट्रेनों में आरक्षण करा लेते हैं, लेकिन यात्रा सिर्फ एक ट्रेन से ही करते हैं। ऐसे में राज्यसभा सचिवालय रेलवे को उन बुकिंग के लिए पैसे रिफंड करता है जिन पर सांसदों ने यात्रा तक नहीं की होती। राज्यसभा सचिवालय ने कहा है कि इससे न सिर्फ व्यय का खर्च बढ़ता है बल्कि राज्यसभा के बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, साथ ही आम आदमी के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। राज्यसभा सचिवालय ने साफ कर दिया है कि अगर कोई सांसद ट्रेन टिकटों की बुकिंग कराने के बाद यात्रा नहीं करता तो उन्हें खुद ही इसका किराया भरना होगा। नियमों के मुताबिक राज्यसभा सांसदों को मुफ्त में ट्रेन से ट्रैवल करने की सुविधा मिलती है। और कटिहार यातायात डीएसपी साइबर अपराधियों के शिकार हो गए हैं। खाते से 1,98,000 रुपए की निकासी हो गई है। कटिहार सहायक थाने में मामला दर्ज कर दिया गया है। यातायात डीएसपी जयप्रकाश नारायण को उनके मोबाइल पर बुधवार को दोपहर फोन आया कि स्टेट बैंक शाखा से बोल रहे हैं और उनके अकाउंट का KYC नहीं हुआ। फिर कॉलर ने मोबाइल पर आए OTP का डिमांड किया और डीएसपी ने आराम से अपना OTP दे दिया। फिर क्या था, थोड़ी देर में उनके बैंक खाते से 99 हज़ार करके 2 राशि निकाली गई। जब उनके खाते से पैसे गायब हुए तब डीएसपी को अपनी गलती का एहसास हुआ और साइबर सेल में इसकी शिकायत की। जो ट्रैफिक डीएसपी है उनसे एक टेलीफोन के माध्यम से सूचना उनको कहा गया है कि आपका अकाउंट नंबर में KYC नहीं है, बंद कर दिया जाए। इसके तहत उनको कहा गया ठीक है, आपको OTP जाएगा। OTP को बताए, उसके तहत उनको 2 बार में 99,000 करके 2 बार 1,98,000 रुपये आपकी निकासी कर ली गई है। इस संबंध में सहायक थाना में कार्य दर्ज किया गया है और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और नालंदा में देर रात एक बार फिर अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों अलग अलग थाना क्षेत्र की घटनाएं हैं। पहली घटना है तेलमर की, जहां अपराधियों ने शंभू सिंह को गोली मारी। वहीं दूसरी घटना कराय पशुराय की है, जहां अपराधियों ने एक बुजुर्ग को घर से बुलाकर गोली मार दी और बताया जा रहा है कि बुजुर्ग ने शराब बिक्री की शिकायत पुलिस से की थी। और गैस से सेना के ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में 17वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस बार परेड में कोरोना का असर दिख रहा है। इस बार कुल 17 कैडेट भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं, लेकिन देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोरोना संक्रमण के कारण कैडेट्स के परिजनों को नहीं बुलाया गया है। कोरोना वायरस की वजह से पहली बार इस गौरवमयी क्षण में कैडेट्स के परिजन इसके साक्षी नहीं बन पा रहे हैं। गया के OTA में पासिंग आउट पैरेड शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के ग्राउंड में ये पासिंग आउट पैरेड चल रही है, जिसमें इस साल कुल 17 कैडेट्स भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं। और इस बार के पासिंग आउट पैरेड में जो है कोरोना का असर दिख रहा है और यही वजह है कि यहाँ के जो 81 अन्य टेक्निकल कैडेट्स थे जिन्हें यहाँ से पासिंग आउट होना था वो इस बार शामिल नहीं हो पा रहे हैं। और जो इस बार पासिंग आउट हो रही है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास पालन किया जा रहा है, ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो यहाँ असर नहीं दिखा सके।
और इस बार जो है मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव हैं। तो यहाँ का पासिंग आउट परेड चल रहा है और आप देख सकते हैं। और ये जो पासिंग आउट परेड है, इसके बाद 17 जवान जो हैं भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। और इसको लेकर इस बार सिर्फ सेना के जो हैं यहाँ के अधिकारी और उनके परिवार ही शामिल हो रहे हैं। जो कैडेट्स हैं उनके कोई भी अभिभावक शामिल नहीं हो रहे हैं। अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।